नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा सिंघी संस्थापक इत्र फाउंडेशन की स्वागत करती हूँ आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ एपिसोड 2 में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की हमारी एपिसोड 2 का टाइटल है ऋचाकृति। ऋचाकृति जैसा आप शब्द से समझ रहे हैं, हम बात करेंगे वेदों में जो ऋचाएँ लिखी गई हैं उनमें प्रकृति के बारे में कैसे बताया गया है और क्या बताया गया है, और उसका हमारे आज के समय में आज के जीवन में कैसे हम उसको अपना सकते हैं, कैसे प्रकृति से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की एपिसोड की टॉपिक है ऋचाकृति। ऋचाकृति पे बात करने के लिए वेदों और प्रकृति के संबंध और उन पे क्या वाटिकाएं स्थापित कर सकते हैं, उस पे बात करने के लिए हमारे समक्ष श्री श्याम सुंदर जी बिस्सा जी को हमने आमंत्रित किया है। नमस्कार सर ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में बहुत सारी वाटिकाओं और गार्डन्स को डेवलप किया है और लगाया है। आज आइए हम सर से जानते हैं कि अपने प्रशासनिक कार्यकाल में आपने पंचवटी की स्थापना करी है, कहाँ करी, कैसे करी और उसका क्या महत्व है सर? जी देखिए, पेड़ लगाने का अपना महत्व है। कोई भी पेड़ कहीं भी लगाया जाए उसकी विशेषता तो है ही, किंतु विशिष्ट स्थान पर लगाया जाए उसका वैशिष्ट्य और बढ़ जाता है। वैसे प्रकृति में तो पत्रम पत्रम औषधि, अक्षरम अक्षरम मंत्र, हर अक्षर मंत्र होता है, हर पत्र औषधि होता है। कोई पेड़ औषधि के बिना नहीं होता, कोई पत्ता भी औषधि के बिना नहीं होता। प्रकृति ने कोई भी पत्र, कोई भी पेड़, कोई भी बेल औषधि के बिना बनाई नहीं है। उसका औषधीय महत्व होता है और उसका पर्यावरणीय महत्व होता है, सामाजिक महत्व भी होता है और आर्थिक महत्व लगता है। तो ये वैशिष्ट्य होता है। जहाँ तक पंचवटी का प्रश्न है, ये स्कंद पुराण के हेमाद्रि खंड में इसका उल्लेख किया गया है और उसका उल्लेख यह सोचकर किया गया है कि कहीं जो पेड़ लगाते हैं उन पेड़ों को किस एंगल से लगाया जाए, किस दिशा में लगाया जाए कि उसका औषधीय और वैज्ञानिक महत्व द्विगुणित हो जाए। तो उसके लिए उसमें 5 विशेष पेड़ बताए गए हैं। उसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आग्नेय को इन स्थानों पर पांच दिशाओं में लगाया जाता है। उत्तर में पीपल, और नहीं, उत्तर में पीपल नहीं, पूर्व में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में बील, दक्षिण में आंवला और आग्नेय कोण में अशोक। इसमें सीता अशोक लिखा है। अशोक तो अपन देखते हैं, ऑर्नामेंटल अशोक नहीं होता, सीता अशोक है जिसका एक फूल खिलता है जो खूब खुशबू करता है। ये 5 पेड़ लगाने का उल्लेख है और उनकी दूरी लिखी है। बीच में बनती है ध्यान चौकी। हाँ। उसको ध्यान चौकी भी कही जाती है और उसको एक स्वास्थ्य के लिए विश्राम चौकी भी कहा जाता है। उस चौकी से 10-10 मीटर की दूरी से वो पेड़ लगाए जाते हैं और 10 मीटर में जब वो पेड़ लगते हैं और उन दिशाओं में जब लगते हैं तो प्रकृति का ऐसा महत्व है कि पीपल में जब फल आते हैं
वह पुष्पित होता है, जब फलित होता है तो पुरवाई चलती है। तो उस पुरवाई में उस समय उसका औषधीय महत्व बढ़ जाता है, उस वायु का महत्व बढ़ जाता है। आवश्यकता होती है हमें आंवले की आवश्यकता होती है सबसे अधिक, जब हम सर्दियों में विशेष रूप से उसका जब उपयोग करते हैं। तो सर्दियों में जो हवाएं चलती है ओतरी हवाएं बोलते हैं, तो वहाँ से उसके पुष्प और उसके साथ में उसकी हवा आकर के और वो विश्राम चौकी पर रहने वाले व्यक्ति को उसको एक विशेष एनर्जी वो प्रदान करती है, औषधि यानी कि स्वास्थ्य लाभ। ऐसे ही पश्चिम में बरगद का और दक्षिण में महत्व है हमारे नील का, ऐसे ही महत्व। तो सब दिशाओं में जैसे भी लगता है तो उसी समय उसकी आवश्यकता रहती है, तो उसी समय वो फलित भी होता है। अब वो जो बीच में उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं, प्रकृति के ये 5 पेड़ ऐसे हैं जिनमें एक साथ पतझड़ नहीं आता। किसी न किसी पेड़ में फल या पुष्प अवश्य रहते हैं जो कि उसमें रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले पक्षियों का आहार होते हैं। पुष्प भी आहार होते हैं, उसके फल भी आहार होते हैं। तो यह पूरा उन पक्षियों के हिसाब से बनाया गया है और वहाँ पर वे जो रहते हैं वो स्वास्थ्य लाभ। बीमारी से उठा हुआ व्यक्ति जब वहाँ पर कुछ समय अपना समय बिताता है तो उसकी हवाएं उनको विशेष रूप से एक स्वास्थ्य लाभ देती है। अब इनको कैसे लगाया जाए, तो राज्य सरकार भी कार्य करती है, केंद्र सरकार भी कार्य करती है। आपने पहले प्रश्न में पूछा था कि आपने इसके बारे में क्या किया। हाँ, बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे। मैं जब जेल सुपरिंटेंडेंट था तो जेलों में बहुत अच्छी जगह होती है। हाँ, अच्छी बड़ी प्रेमाइसेस होती हैं। पुराने समय में जेलों के क्षेत्र जो है आसपास बहुत विशाल स्थान बनाया जाता था। उसके पीछे कारण तो ये रहते थे कि वहीं पर खेती बाड़ी होती थी। वहाँ खेती हो, वहीं गेहूँ पैदा हो, वहीं बाजरा पैदा हो, वही वहाँ काम आए। अंग्रेज़ों के ज़माने में जेलें होती थी तो वे अपनी दूसरी ज़मीन का उपयोग क्यों करें, वहीं कैदी काम करें, वहीं पैदावार करें और खाएं। कम पैदावार करोगे तो कम खाओ, आपको पैदावार करनी है। यहाँ पर वहीं कुएं होते थे, तो बहुत विशाल भूमि हुआ करती थी। ऐसे ही मैं कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर जगह रहा, तो मैं जोधपुर में इसको प्रारंभ किया था। वो अच्छा ज़मीन थी। तो उस समय जेल में हमने एक प्रवचन करवाया था उनका राम सुखदास जी महाराज से पीपल का वृक्ष लगवाया था। और उसके बाद रमेश भाई ओझा आए तो उनसे हमने बड़ का पेड़ लगवाया। अच्छा। और मैंने स्वयं बील का पेड़ लगाया था। ऐसे हमारे मंत्री जी पधारे तो उनसे आंवले का लगवाया। ऐसे करके सब लगवाए, पेड़ के नाम लिख करके सबसे अलग अलग लगवा के एक पंचवटी ही वाटिका। और फिर उसके ध्यान चौकी जो बनवाई, उसके ऊपर जो एक स्तंभ लगवाया, वो ईश्वरानंद जी महाराज अब पधारे थे तो उनसे करवाया था। जो आचार्य महाप्रभु जी को विजिट करवाया वहाँ का, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर बैठे वो ध्यान चौकी में। हाँ। कि पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसा मैं लाडनू में भी लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। अच्छा। और मैंने ये देखा जब मैं नागौर कलेक्टर होके गया तो लाडनू जाके देख के आया, उन्होंने लगाया भी सही वहाँ पर। अच्छा, ये तो बहुत ये मेरा प्रारंभ था। और विद ग्रेस ऑफ गॉड मैं बाद में IAS में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। तो बूंदी में मैं फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी। हाँ। वहाँ एक बार देखा
तो हमारे रेजिडेंस, मेरा एस पी साहब का रेजिडेंस था, उसके सड़क जा रही थी, सड़क के दूसरी तरफ स्कूल था। 1937-38 का बना हुआ स्कूल था वो। बहुत बस वहाँ से लंका गेट तक बबूल के पेड़ लगे हुए थे, और वहाँ पर झोंपड़ी बन जाए, रात को कोई ऐसे ही घट सांसी लोग आते थे, वहाँ पर शराब वराब पीते थे, सुबह दारू की बोतलें पड़ी रहती थी। वहाँ घूमने आने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि कलेक्टर साहब यहाँ पर तो ये सवेरे आते हैं, ये पड़ा रहता है बोतलें, और बहुत ही बुरा लगता है, और गंदगी कर जाते हैं, कुछ करो। तो एक ही रात में उस पूरे एरिया में करीब 800 मीटर तक आगे एरिया था, बहुत आगे लंका गेट तक, उनको सबको जेसीबी लगा करके हटवाया बबूल की पेड़ों को, एक ही रात में। और जुलाई का महीना था, 11 जुलाई को आगे पहला वहाँ पंचवटी का प्रारंभ वहाँ किया। पंचवटी के साथ में ये संकल्प किया कि यहाँ फलदार पेड़ ही लगाए जाएंगे। एक बूंदी ऐसी जगह है जहाँ पर खिरनी बहुत प्रसिद्ध होती है, और जगह नहीं पाई जाती है, आपका नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं मिलती है। हाँ। तो खिरनी के पेड़ वहाँ हो रहे थे, तो वहाँ खिरनियाँ लगाई। वहाँ करीब 900 फलदार पेड़ लगाए, केवल फलदार। और एक पंचवटी, 2 पंचवटी प्रारंभ में, लास्ट में पंचवटी लगा के, फलदार पेड़ लगा करके उनको एक पत्र दिया कलेक्टर्स फंड से, वहाँ पर पैसा लगा के खुदवाया, वहाँ बोरवेल किया, और ये कहा कि इनके स्काउट और एनसीसी के बच्चे यहाँ श्रमदान कर रहे हैं, ये करते रहेंगे निरंतर, और मैं यहाँ रहूँ तब तक मैं चाहता हूँ उसमें फल आ जाए, ऐसे पेड़ लगाए। अच्छा। मैं 2 साल रहा, तो सरसर ज़मीन है, तो कुछ ग्राफ्टेड लगाए, थोड़े आने भी लग गए। बाद में देख आया खूब अच्छे पेड़ आ गए हैं, बच्चे उनको तोड़ तोड़ कर खाएं। तो बड़ा बोर्ड आज भी लगा हुआ है कि इन पेड़ों का ठेका नहीं दिया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, और बच्चों को तोड़ने से इनकार नहीं किया जाएगा। तो सोचना ये था कि बच्चे पेड़ से तोड़ के खाना भूल गए। अमरूद कहाँ मिलते हैं? ठेले पर, बाजार में। अमरूद कहाँ मिलते हैं? बाजार में। अमरूद पेड़ पर मिलते हैं, ये बच्चे भूल गए। बेर तोड़ के खाना तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, कांटे और लगेंगे। तो वहाँ काजरी के बेर भी लगाए। अच्छा। तो यह व्यवस्था करके आए, आज भी ईश्वरी कृपा से वो व्यवस्था चल रही है। मैं एविडेंस में गया था अभी वहाँ पिछले साल, तब तक वो चल रहा है। तो ये पेड़ों का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ। फिर नरेगा एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, उस समय नहीं थी, 2006-07 में वहाँ शुरू नहीं हुई थी, कम जिलों में हुई थी। मैं वहाँ से जालोर गया, तो जालोर नरेगा के अंतर्गत था। अच्छा। बूंदी उस समय नरेगा अंतर्गत नहीं था, शुरू में सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिए गए थे। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था करी कि जब भी कोई काम शुरू होगा गांव में, तो पंचवटी के साथ होगा। ये तो बहुत वहाँ पंचवटी लगेगी, और वहाँ पानी की कमी थी। हाँ, जालोर में पानी। तो काम जो शुरू होता था उस जगह अगर नहीं है, अगर आपके पेड़ नहीं है, तो समापन जहाँ होता था वहाँ पर पानी है। तो जहाँ पानी की जगह है वहाँ तो ये देव पंचवटी लगेगी, जो स्कंद पुराण के हिमाद्री खंड में जिसका उल्लेख है। और पानी की कमी है तो वहाँ मरु पंचवटी लगेगी। मरु पंचवटी का उल्लेख कोई पुराणों में नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त एक बात मस्तिष्क में आई कि इस क्षेत्र के लिए कौन से पानी नहीं पेड़ महफूज हैं, कौन से पेड़। तो वो भी विलुप्त थे। जालोर में जाड़ बहुत है, जाड़ यानी पीलू लगते हैं। बच्चों को पूछो वो आजकल तो ये पीलू और देशी फल तो मुझे लगता है मैंने भी अपने जीवन काल में नहीं देखे हैं, बस सुना ही है। तो बहुत मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं शहरों में। कहीं हम
ज़िलों में जाते हैं तो वो भी कहीं 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 मिलते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य है कि अब हम देशी फलों को जहाँ पेड़ ख़त्म हो गए हैं उसको लगाया जाए, ये बहुत अच्छा कार्य है। और हम जानना चाहेंगे आपसे इस मरु वन के बारे में, जिसकी प्रेरणा आपको पंचवटी वृक्ष उद्यान से मिली और आपने मरुस्थल में एक मरु पंचवटी बनाने का सोचा और शायद उस पे काम भी किया। ऋचा जी, हम इसको, ये जो पीलू है इसको रेगिस्तान का अंगूर बोलते हैं। मैं तो मेरी ओर से कहूँ कि हमने तो जैसलमेर में शायद 8th क्लास तक अंगूर देखा ही नहीं था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रामगढ़ गांव में बॉर्डर में जहाँ पड़ता था अंगूर देखा नहीं था। जैसलमेर के अंदर दरबार का जो बगीचा था उसमें अंगूर लगे थे, जाते थे देखने को मिलते थे। हाँ, तो पहले तो लोकल मिलता था वो ही जगह पर हाँ। अंगूर ऐसे होते हैं। और आप उसमें देखा था कि बहुत ही, मैं पूरी शिद्दत के साथ ये बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अंगूर वो छोटे से अंगूर ही होते हैं, रस से भरे हुए। तो वहाँ पर जो मरु पंचवटी लगाई उसके 5 पेड़, बोरड़ी बेर के लिए, खेजड़ी सांगरी के लिए, जाड़ पीलू के लिए, गूंदी और भी स्पेशल चीज़ है। गूंदा नहीं, जसोड़ा उसको बोलते हैं, हरे रंग का। ये गूंदी होती है एकदम केसरिया, आपका एक फूल है जैसा, एकदम केसरिया। आपके जो बूंदी खाने को मिलती है ना बाजार में, नुक्ती बोलते हैं जिसको, बिल्कुल उसी साइज की और बहुत सुंदर और एकदम मीठी। वैसे उससे हम कॉफ़ी को चिपका भी देते थे, गोंद का काम भी कर लेते थे। तो वो गूंदी लुप्त हो रही है। और 5वां पेड़ जो था वो था रोहिड़ा। क्या बात है, रोहिड़ा तो हमारे प्रदेश का मुख्य पेड़ है। तो रोहिड़े के लिए कहा जाता है रंग रूड़ा गुण बायड़ा रोहिड़ा राम। रंग रूड़ा, रंग ऐसा दिखता है, गुण बायड़ा, तो खुशबू नहीं आती उसमें, लेकिन वैसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके होली के समय उसको गला करके रंग भी के रूप में लेते हैं। रोहिड़े की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रोहिड़े की लकड़ी यानी वो रेगिस्तानी शीशम है वो रोहिड़ा। तो ये 5वां पेड़ जो मरु पंचवटी के रूप में लगाए गए। और अब ये 5 पेड़ उस समय हम जहाँ पर वहाँ पोस्टेड रहे तब तक तो फल नहीं सकते, हो नहीं सकता। ये तो परमानेंट प्लांट है ये तो, और काफ़ी समय लेते हैं फल। सब ये जितने भी आपके ये जाड़ हैं, ये जो ऋषि हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये कहते हैं युगों से। तो ये सर ये 5 पेड़ तो इसने वो है जो मतलब ये तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, वर्षों तक हो जाते, जाते ही नहीं है। अच्छा, तो ये होती है मरु पंचवटी। तो ये लगाई गई और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। बाकायदा उसको नरेगा प्लान में गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा करके और सैकड़ों ऐसी पंचवटियाँ हमने लगाई। उसके पश्चात में जब नागौर आया तो नागौर में भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। वहाँ पर नहर का पानी कुछ आया था, उससे पूरा नहीं पहुँचा था, पर फिर भी वहाँ पेड़ वगैरह थे अच्छे। ज़मीन वहाँ की भी अच्छी है, बोरिंग में अच्छा पानी है। तो वहाँ पर भी हमने एक सहस्त्र वन लगाया। सहस्त्र वन यानी 1000 पेड़।